बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। जो जनता का मैंडेट आया है वो अब सबके सामने है। और शबनम, यहाँ पे वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं जिनमें कि एसआईआर को लेकर मुद्दा उठाया गया, चुनाव आयोग को घेरा गया, वोट चोरी का मुद्दा उठाकर दिल्ली तक में कूच किया गया विपक्षी दलों की तरफ से, सड़क पर हल्ला काटा गया। आरजेडी के एमएलसी ये कहते हुए नजर आए कि अगर मैंडेट उनके हक में नहीं गया या गड़बड़ी हुई तो नेपाल बना देंगे। वो सारी की सारी चीजें, या फिर ये कह लीजिए जो लोकसभा चुनावों में मुद्दे उठाए गए थे, जो एजेंडा चलाया जा रहा था, सब धराशायी हो गया। बिल्कुल नम्रता, बात एसआईआर की है तो वहीं से शुरुआत करते हैं। एसआईआर कैसे उल्टा विपक्ष पर पड़ गया, महागठबंधन को कैसे एसआईआर ले डूबा। दरअसल राहुल गांधी ने कभी हाइड्रोजन बम फोड़ा, कभी पूरी पीपीटी लेकर आरोप लगाए कि चुनाव आयोग बड़ी संख्या में वोट काट रहा है, मुसलमानों के वोट काट दिए जाएंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भगा दिया जाएगा। इस तरीके का नैरेटिव चुनाव के वक्त सेट किया गया। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव को लगा कि वाकई में चुनाव आयोग घिर रहा है तो लोग विश्वास करेंगे कि जो डेटा दिखाया जा रहा है लोगों के वोट कट रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि ना तो एक भी शख्स के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत की गई कि उसका वोट गलत तरीके से कटा है, ना ही ये जो विपक्ष था वो कोर्ट तक पहुंचा कि भाई अगर गलती हुई है, कहा गया ना कि आप कोर्ट जाइए। चुनाव आयोग ने तो आपको पूरा डेटा दे दिया कि हम तो उन लोगों के वोट काट रहे हैं जो मृतक हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वोटर लिस्ट में उनका नाम चल रहा है। और जाहिर सी बात है ये एसआईआर कोई नया नहीं है, हर पिछले कुछ सालों से होता आया है। तो इसमें उन लोगों के वोट काटे गए जो एक जगह रहकर दो दो तीन तीन जगह वोट डालते हैं। तो कहां से गलत हुआ? जनता ने राहुल गांधी के इस नैरेटिव को बिल्कुल नकार दिया। जनता इस विश्वास में ही नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार के मुद्दे कम उठा रहे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे, लेकिन आप हरियाणा का मुद्दा बिहार में उठाकर और अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? किसी ब्राजीलियन मॉडल का आप जिक्र कर देंगे और वो वहां से वीडियो बनाकर फिर आपको ट्रोल कर देगी। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और शबनम, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिहार की जनता है भी बड़ी स्मार्ट। आप छोटे छोटे बच्चे से पूछिए, उनको पता होता है उनके इलाके में कौन चुनाव लड़ रहा है, तो किसकी हवा चल रही है। तो ऐसी जनता को बेवकूफ बनाना, यहाँ पर अपना नैरेटिव सेट करना, मुझे लगता है ये काम नहीं कर पाया। तो एसआईआर का मुद्दा फ्लॉप। बिल्कुल। दूसरा इसमें रहा कि जातीय जनगणना हो। देखिए कितना इसे मुद्दा बनाया गया, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जाति से इतर उतर, मतलब इधर उधर हटके वोट किया गया, सबने एकजुट होकर। बिल्कुल, बिहार में इस बार जातिवाद वाला कार्ड चला ही नहीं, क्योंकि नम्रता, यादवों को 52 से ज्यादा यादवों को टिकट दिया है आरजेडी ने। लेकिन नतीजा क्या रहा? हार बुरी तरह मिल गई। जो सीटें पिछली बार जीती गई थी, आज वहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी अंतर के साथ आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो हारते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन यादवों और मुसलमानों पर भरोसा तेजस्वी यादव को रहता था ना कि नहीं आसानी से तो हम जीत जाएंगे, अपनी ही सीट तेजस्वी यादव हारते नजर आ रहे हैं, जबकि वहां पर यादव और मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में इस बार जाति से परे होकर लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया। यादवों को, मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि भाई विकास क्या है। अभी तक जो जंगल राज झेलते आ रहे थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, रंगदारी और क्राइम इस कदर बढ़ रहा था कि लोग खौफ में जीते थे, मतदान करने भी खौफ में जाते थे। लेकिन आज वो खौफ खत्म हुआ है और जनता को ये बात समझ में आ रही है कि हमें कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन हमारी सुरक्षा कर रहा है, कौन हमें सुविधाएं दे रहा है। जो महिलाएं घरों से बाहर निकलने पे डरती थी, जिन महिलाओं तक सुविधा नहीं पहुंचती थी नम्रता, उन महिलाओं तक नीतीश कुमार ने योजनाएं लागू कर सुविधाएं पहुंचाई है, उनके घरों तक अनाज पहुंचाया है। पर लंबी लंबी लाइनें थी, उनमें महिलाएं ज्यादा नजर आई। वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का जबरदस्त रहा। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। और महिला जो गेम चेंजर मानी जाती है ना बिहार के गणित में, वो महिलाओं ने सबसे ज्यादा खेल किया। मतलब ये जो MY समीकरण था ना, ये बदल गया M फॉर महिला और Y फॉर यूथ। और MY समीकरण एक और तरीके से बदला, मोदी योगी वाला समीकरण, वो गया यादव और मुस्लिम। सबसे बड़ी बात तो आपने मोदी योगी का जिक्र किया, तो ऐसा धमाल दोनों नेताओं ने इस बार बिहार में मचाया है कि
शायद एनडीए को भी उम्मीद नहीं थी नम्रता की इतनी बम्पर जीत हासिल कर पाएंगे। मतलब प्रचंड की भी प्रचंड। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने 31 रैलियां की हैं बिहार में। सबसे ज्यादा डिमांड थी पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की, वो वहां रैलियां करें। और आपको खबर बता दें, 26 से ज्यादा सीटों पर जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए हैं वहां एनडीए के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जीत के करीब पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच कितनी अच्छी लोकप्रियता जो है योगी आदित्यनाथ के प्रति है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनकी छवि रही है काम करने की, चाहे अपराध के प्रति हो, चाहे भ्रष्टाचार के प्रति हो, और बुलडोजर जो एंगल उनका रहा है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम अलग अलग प्रदेशों में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। और बात बिहार की कर ले तो बिहार में जो क्राइम का रेट रहा है, क्राइम का स्तर रहा है, उससे लोग कहीं ना कहीं काफी परेशान हैं। तो लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरह नीतियां बिहार में भी लागू हो और बुलडोजर वहां पर भी चले। बिल्कुल, देखिए हमने 2022 के विधानसभा चुनावों में देखा था कि उससे पहले कैसे अखिलेश ने बुलडोजर बाबा कहकर योगी आदित्यनाथ का शब्द मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन 22 के चुनावों में यही सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। हालात ऐसे हो गए थे कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के नेताओं को कहना पड़ा कि बुलडोजर बाबा जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। अब वही उपाधि बन गई है। जब योगी को संबोधित करना होता है तो उनके चाहने वाले कहते हैं कि बाबा जी आ गए, बुलडोजर बाबा आ गए। और यही सारी चीजें जो वो यूपी में अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने बिहार में आकर सुशासन की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, अप्पू टप्पू पप्पू की बात की, और ये बताने की कोशिश की कि अगर एनडीए को आप यहाँ पर लाते हैं तो और ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। ये जो पलायन के मुद्दे थे ये सारे के सारे पीछे चले जाएंगे। मतलब हर तरीके से एनडीए ने जो कोशिश की थी, चाहे स्कीम देना हो, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली बातें हो, अच्छा आगे के लिए वादे करने हो। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी ने इतने वादे किए शबनम, इतने एजेंडे फैलाए गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो तेजस्वी यादव को यहाँ नुकसान किसकी वजह से हुआ है? कांग्रेस की वजह से। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस से हाथ मिलाकर ही तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा है। ऐसा नजर आ रहा था बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर पिछले चुनाव में आरजेडी उभरी थी, तो इस बार तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि हो सकता है सरकार में भी आ जाएंगे और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आगे चरणों में ही गिड़गिड़ाते नजर आए। पहले तो सीट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, कांग्रेस अड़ गई, तो तेजस्वी यादव को लगा भाई कांग्रेस नाराज हो जाएगी तो हो सकता है बड़ा नुकसान हो जाए। तो कांग्रेस को मनाने के लिए राहुल गांधी के दरबार दिल्ली तक पहुंच गए। तो ये जो मैसेज है बिहार की जनता तक बहुत गलत तरीके से पहुंचा कि जिस कांग्रेस को जनता नकार रही है, तेजस्वी यादव खुद बड़ी पार्टी होकर और बिहार की प्रमुख पार्टी होकर वो कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये बात शायद बिहार की जनता को नगवारा गुजरी, यादवों को भी, मुसलमानों को भी, और इसी वजह से राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। और दूसरी बड़ी वजह घर में फूट की भी रही। बिल्कुल, कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के कुछ किस्से सामने आए, कुछ फोटोज वायरल हुए, उसके बाद घर में विवाद बढ़ा और तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा दिखाया गया कि तेजस्वी यादव ही पूरे घर के सर्वा हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात शबनम, हमने देखा कि तेज प्रताप यादव को निजी कारणों के आधार पर पार्टी और परिवार से अलग तो कर दिया, लेकिन इन चुनावों में किसी ने भी इस मुद्दे को हवा नहीं दी। तेज प्रताप यादव ने अपनी साख बचाने की कोशिश की। ठीक है, वो अपनी सीट से नहीं जीत रहे हैं, लेकिन जितना खेले, जितना आगे बढ़े, अपनी इज्जत कमाकर चले गए। अब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप का नाम लिया ना मैंने, अगर तेजस्वी लिया हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बात तेज प्रताप की कर रही हूँ कि इज्जत बनाकर इज्जतदार तरीके से वो आगे निकले हैं। अब अगर उनका परिवार उन्हें कहता है कि आप वापस आइए, तो हमने अपने बेटे को माफ कर दिया है, और वो अगर वापस जाते हैं तो ये फिर उनके आत्मसम्मान को उसके ऊपर सवाल उठाने वाली बात होगी। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल, एसआईआर हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, या जितने भी एजेंडे, वोट चोरी, अब सोचिए ना, वोट चोरी कर करके कैसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए गए, वो सारे मुद्दे धरे रह गए। अब बारी बंगाल की है शबनम। बिल्कुल, और ये गिरिराज सिंह ने शुरुआत में जब रुझान आने शुरू हुए थे, एनडीए को बढ़त मिल रही थी, तो गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि बिहार में जीत गए, अब बारी बंगाल की है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जनता बदलाव चाहती है और एनडीए पर भरोसा कर रही है, तो बंगाल में आपने हालात देखे होंगे बीते कुछ दिनों से, अपराध बढ़ना, भ्रष्टाचार बढ़ना, एसआईआर के खिलाफ ममता खुद सड़कों पर उतर आ रही, तो जनता भी समझ रही है। और बिहार बंगाल में ज्यादा फर्क भी नहीं है, कुछ मुद्दे तो सेम ही माने जाते हैं। जैसे मुस्लिमों वाला एंगल है, जो पार्टियों का जो एंगल है, वो भुनाती नजर आती हैं। तो मोदी सरकार कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी क्यों यहाँ पर रहे, क्यों हम अपनी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करें। लेकिन ममता जैसी पार्टियां
और कांग्रेस जैसी पार्टियां वो चाहती है कि घुसपैठिया यहां रहें, फर्जी वोट बैंक बने और इनका वोट बैंक तैयार हो जाए, मतलब फर्जी कागजातों के आधार पर उन्हें यहां पर शरण दे दी जाए, देश की सुरक्षा को घात लगे। तो यही वजह है कि इन पार्टियों को अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बिहार तो हो गया, वाकई में बंगाल में भी बीजेपी इस बार बड़ा खेल कर सकती है। यह स्थिति बता रही है कि बदलाव हो सकता है। इसी के साथ नम्रता, एक बात इन लोगों ने और कही थी, ये तेजस्वी यादव ने मंच से खड़े होकर कहा था कि अगर सत्ता में आ गए ना तो वक्त कानून फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिल्कुल। तो जनता, मुस्लिम इतने पागल नहीं है कि आप कह देंगे और वो मान जाएंगे। सेंट्रल का कानून है भाई, कैसे तुम इसे फाड़ दोगे और कूड़े में फेंक दोगे, कैसे लागू नहीं होने दोगे? तमाम कानूनों का विरोध किया, तमाम चीजों का विरोध किया, कर पाए क्या? उमर अब्दुल्ला ने कहा था 370 हम बहाल करवा देंगे, फिर से आएंगे, कर पाए क्या? अपने हाथ में पावर ही नहीं है। मतलब ये बड़ी सही बात आपने कही कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों को पागल बना लेंगे तो यादवों को पागल बना लेंगे, तो सरकारी नौकरी कहकर आप बिहार की जनता को पागल बना लेंगे। तो आपको पता है शबनम, हमने कितने लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने बात की, और जब पूछा गया कि वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो लोगों ने उल्टा सवाल पूछा, कहां से देगा? इतना तो बिहार का बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है, इतना तो अपने घर से देगा। ये लोगों के जवाब थे जो हम लोगों के सामने आए। तो वहीं से एक परसेप्शन तो समझ में आ रहा था कि बिहार की जनता बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है, और ये मैंडेट साबित करता है कि जितने भी मुद्दे उठाए गए वो सब पिछड़ गए। अब देखिए, बंगाल में चुनाव होना है, असम में होना है, फिर हमने 27 में यूपी का चुनाव भी देखना है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बहुत ज्यादा मजबूती के साथ और होमवर्क के साथ विपक्ष को मैदान में आना होगा, नहीं तो फिर हम देख रहे हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में किस तरीके के नतीजे सामने आए हैं।